हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको दो साइल लेने की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा जीएसटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं। तो आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल, सर्विस का मतलब होता है सेवाएं, और टैक्स का मतलब होता है कर। तो हम जीएसटी इसलिए पेड करते हैं क्योंकि ताकि गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल मतलब कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कर सके, लोगों की मदद कर सके। तो इसलिए हमें जीएसटी के तौर पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो हम जानते हैं कि जीएसटी असल में है क्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार के लिए मोटे तौर पे जरूरी है कि 3 तरह की कंपनियां काम करती है। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा ट्रेडिंग, और तीसरा जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असल में होती क्या है? ऐसी कंपनी जो माल का उत्पादन करती है और तैयार करती है और व्यापारी को माल बेचती है। तो ऐसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। और ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी होती है कि जो माल खरीदती तो है पर उसे बेच देती है। मतलब कि ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है कि वो माल खरीदती है, उसके बाद उसे अच्छे दामों पे माल को बेच देती है। तो उसे ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम होता है माल बनाने का, तो इसलिए उसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा गया है। और ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है कि माल खरीदने के बाद उसे बेच देने का। तो ऐसी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में आती है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। जो मैंने आपको बताया था कि 3 कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग और एक सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर ऐसी कंपनी होती है जो केवल सेवाएं देने का काम करती है, तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहती है। एग्जाम्पल के तौर पर टेलीकॉम सर्विस कंपनी। आपको फोन का मतलब कि जैसे कि आप किसी को फ़ोन करना चाहते हो तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप इतने का फ़ोन कर सकते हैं, इतने का रिचार्ज कर लीजिए, आपको ये सर्विस हम प्रदान करेंगे वगैरह वगैरह। तो इनका काम सर्विस देने का होता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूँ, जैसे IBM है। तो IBM का भी यही काम है, वो अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। जब भी वो कोई ऐप बनाती है तो वो उस ऐप में सर्विसेज देती है ताकि वो आगे चल करके अपने कस्टमर जो है वो बढ़ा सके। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसे सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं एक और दूंगा, वो है स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे, तो उसे सर्विस की कैटेगरी में रखा जाएगा ट्यूशन फीस को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पहले भारत में जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो उस समय कंपनी कैसे करके अपने माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया करती थी। तो पहला है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया। उसके बाद है CST, सेंटर सेल्स टैक्स। उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी हो गई। फिर सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था। और इंटरटेनमेंट में इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स वो हो गया जैसे कि हम मूवी देखने गए तो उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब कि वो नहीं लगता, अब सीधे जीएसटी ही लगता है। और इसमें ऊपर दिए गए विवरण से आपको पता लग गया होगा कि उस समय अलग अलग टैक्स लगा करते थे। अब इस सारे टैक्स को एक ही टैक्स यानी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। आप किसी भी तरह का व्यापार हो या सेवा, सभी पर एक ही तरह का टैक्स लगेगा जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए हमें इसे वन नेशन और वन टैक्स भी कहा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी नंबर लेने की योग्यता क्या है। तो जीएसटी नंबर लेने की योग्यता है, लिमिट क्या है, आपकी लिमिट क्या मतलब उसे लेने की। तो जीएसटी के नियम अनुसार जीएसटी का नंबर लेने के लिए अपने टर्नओवर से पहले आपको अपने राज्य को देखना होगा, आप किस राज्य में रह रहे हैं। पूरे राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक नॉर्मल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी है। तो हम पहले नॉर्मल कैटेगरी की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 40 लाख से अधिक है, मतलब आपने जो सेल्स करी है वो आपके पिछले साल के मुकाबले 40 लाख से आपके अधिक है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2019 से लागू हो रखा है ये नियम। तो इसके अंतर्गत आपके कई सारे राज्य आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे आएंगे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, स्पेशल कैटेगरी में कौन से आएंगे। अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष मतलब पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें 20 लाख से अधिक होता है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो ये 1 अप्रैल 2019 से ये भी लागू है। तो मैं अब आपको राज्यों के नाम बताऊंगा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये ऐसे राज्य हैं कि जो जिनमें सिर्फ 20 लाख से अधिक वाले लोगों के लिए टैक्स लगेगा, बाकी के लिए नहीं लगेगा। जिसके 10 लाख होंगे उसके नहीं। पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में बताने जा रहा हूँ कि असल में हकीकत क्या है। वह तो बात हो गई टर्नओवर लिमिट की, परंतु प्रैक्टिकल वे में टर्नओवर की कोई अहमियत नहीं है। समझ गए ना, मतलब प्रैक्टिकल जो अभी हम जो करते हैं ना काम, उसमें टर्नओवर की तो कोई लिमिट है ही नहीं। वह इसलिए कि अगर आप ही हैं तो बिना जीएसटी के नंबर के आप दूसरे राज्य में माल नहीं खरीद पाते। मतलब आप अगर जीएसटी के नंबर नहीं होगा आपके पास तो आप दूसरे राज्य से माल नहीं खरीद सकते हैं। और इसके लिए क्योंकि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर वाले माल की डिलीवरी नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रांसपोर्टर वही होता है जो मतलब जिससे आप माल खरीदते हैं, तो वो किसी और के जरिए मतलब माल को भेज तो देगा पर उसे रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर वो आपको माल, उसके पास अगर जीएसटी नंबर है, अगर वो आपको माल बेच रहा है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको माल को वो वहीं जब्त कर लेंगे पुलिस वाले और आपको फाइन देना पड़ेगा। मतलब जिसने माल भेजा हो उसको फाइन देना पड़ेगा और उसको ये बात बतानी, तब इसमें कोर्ट में पूरा केस चलता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जिससे कि आपके माल भी वो हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। इसलिए आप जब भी किसी को माल दे तो उसका जीएसटी नंबर जरूर ले। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो व्यापारी हैं। तो इसलिए याद रखिए, व्यापार करना है तो जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा आपको। और यह टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब होता है व्यापार में होने वाले विक्रय से होता है, मतलब कि आज जो आप सेल कर रहे हैं ना उससे होता है टर्नओवर का मतलब। व्यापार में होने वाले सभी तरह की सेल व्यापार का एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। जीएसटी नंबर कौन सा ले? तो जीएसटी नंबर लेने से पहले आपको अपने व्यापार के मुताबिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 तरह से किया जाता है। कंपोजिशन स्कीम होता है और एक रेगुलर स्कीम होता है, उसे नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं। तो मैं आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता हूँ। हालांकि यह स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है, इसलिए इसे लेने के लिए इससे कुछ नियम कानून समझना जरूरी है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब मैं आपको बता दूं इसे 2 भागों में कौन से विभाजित कैसे करके करा है। एक है कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी, जो मतलब माल को खरीद करके बेचती है। जैसे कि जो व्यापार माल का व्यापार करता है उसे ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। अब यह कंपनी अगर यह स्कीम लेना चाहता है तो इसे व्यापार में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? अगर इनको ये स्कीम लेनी है, इनको 2 चीजों की होनी इनको बहुत जरूरी है। पहला है व्यापार का पिछला टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के 1.50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? और इसमें और नया व्यापारी तो भी इसका टर्नओवर 1.50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह व्यापारी अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई नहीं कर सकता। और आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये माल सप्लाई नहीं कर सकता दूसरा राज्य, ये खरीद तो सकता है पर माल सप्लाई नहीं कर सकता। तो इसे लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। इंटर स्टेट मतलब कि आप दूसरी राज्य में अपने माल को नहीं बेच सकते, आप अपने ही राज्य में माल बेच सकते हैं, पर हाँ आप दूसरे राज्य का माल खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको छूट है। इसमें कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। अब मैं आपको वही बताया था टेलीकॉम उसके बारे में, टेलीकॉम कंपनी के बारे में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम फोन कॉल कर सकें या फिर रिचार्ज के बारे में बताती है कि इतना से। तो जो हमें कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उनका ये कहना है कि यदि इस तरह की कंपनी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल से 50 लाख से ज्यादा नहीं होता तो यह स्कीम ले सकते हैं। मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर्विसिंग कंपनी का। इसमें आते जैसे ट्यूशन फीस हो गई या कोई आपके सर हैं वो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वो भी
अगर कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, पर उनको 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी स्कीम लेने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं जो इस प्रकार है। नो ITC अवेलेबल, मतलब इस तरह के व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। यानी जब यह व्यापारी माल या सेवा के क्रय के अगेंस्ट जो भी GST पे करेगा, इसका इनपुट इसे प्राप्त नहीं होगा, मतलब इसे इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि आपने कोई चीज परचेज करी तो आपको जो आपने उस परचेज में टैक्स दिया है तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप रेगुलर वाले नहीं हो, इसलिए। और इसका मेन कारण ये है क्योंकि आपकी टर्नओवर 1.50 करोड़ से ऊपर नहीं है, इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मैं इसको पूरा विस्तार से आगे बताऊंगा कि असल में है क्या पूरी बात। तो नो GST चार्ज, इस तरह के व्यापारी का माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकता। मतलब कि आप अगर व्यापारी हो और आप अगर अपने माल या सेवा दे रहे हो, ये दोनों के लिए ही है, ट्रेडिंग के लिए भी और सर्विस की प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए भी है। तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अगर आप माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकते, इसमें आप GST वसूल नहीं कर सकते। अब ऐसे व्यापारी के पक्के बिल पर कंपोजिशन स्कीम लिखा होना चाहिए ताकि दूसरे डीलर को पता चल सके। व्यापारी को प्रत्येक तिमाही क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है GST का भुगतान। अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर ट्रेडिंग कंपनी के लिए है ये 1% का टर्नओवर है। अपने तिमाही क्वार्टरली के कुल विक्रय का 1%, मतलब आपको 3 महीने में सिर्फ 1% देना है, वो भी सेल्स के टर्नओवर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने 1 लाख तक का माल खरीदा तो आपको उसका 1% देना पड़ेगा सरकार को, 1% ओनली। तब आप सोच लीजिए आप कितना देंगे। मेरे हिसाब से आप 1,000 रुपये देंगे। 1,000 में से आप वो कर लीजिए 500 SGST को देंगे और CGST। SGST मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स और CGST सेंटर गुड सर्विस टैक्स। और मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर 6% देंगे, वो भी क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के बाद। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने जो होते हैं साल के, उन्हें क्वार्टरली कहा जाता है। और रेस्टोरेंट का है 5%। तो अब मैं आपको एक बारी इससे रिपीट कराता हूँ। ट्रेडिंग कंपनी वालों को 1% देना है, सर्विस प्रोवाइडर को 6%, वो रेस्टोरेंट वालों को 5%। तो आपको ये सब देना होगा। व्यापारी को प्रत्येक क्वार्टर में CMP 08 और GST की रिटर्न फाइल करनी है और वर्ष में एक बार GST 9A फाइल करना होगा। वर्ष में आपको GST 9A फाइल करना होगा, CMP 08 GST रिटर्न आपको फाइल करनी है। और इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक बिल का हिसाब सरकार को नहीं देना होता है। आपको सरकार को सेल्स का कोई हिसाब नहीं देना, पर हाँ परचेज का हिसाब जरूर देना है। मतलब जो आपके परचेज के बिल होंगे उसका हिसाब देना है, पर सेल्स जो आप सेल करोगे माल को उसका हिसाब बिल्कुल भी नहीं देना। तो आपके सेल के लिए आपको छूट है, पर परचेज का आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। पर नॉर्मल स्कीम में दोनों ही है। मैं आपको बता दूं नॉर्मल स्कीम असल में है क्या। कंपोजिशन स्कीम के अलावा व्यापारी नॉर्मल स्कीम भी ले सकता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी और एकाकी व्यापारी के लिए, एकाकी मतलब इंडिविजुअल के लिए होती है। दूसरे शब्दों में एकाकी व्यापारी के लिए के अलावा सभी प्रकार की कंपनियां नॉर्मल स्कीम ही लेना पड़ता है। मतलब जो कंपनियां जो होती है बड़ी बड़ी कंपनियां नॉर्मल स्कीम ही लेती है। तो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। नॉर्मल स्कीम रेगुलर के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय पर जो GST पे करता है उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सभी जगह माल भेज सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करने पर ग्राहक से GST वसूल कर सकता है। मतलब समझ गए ना आप। इंट्रा स्टेट मतलब जो अपने एरिया तक ही माल सेल करता हो, अपने राज्य तक ही। और इंटर स्टेट मतलब जो दूसरे राज्य में भी सेल करता हो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। जो दूसरे राज्य से, दिल्ली टू यूपी, इंट्रा स्टेट यूपी टू यूपी, और इंटर स्टेट मतलब दिल्ली टू यूपी, यूपी टू गोवा, ऐसे करके माल सेल कर सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करने पर ग्राहक से GST वसूल कर सकता है। व्यापारी को अपने
आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटाकर बाकी जीएसटी को पे करना होता है। आउटपुट मतलब कि जो आपने जो सेल में जो आपने जीएसटी लगाया है उससे आपको इनपुट माइनस करना है। इनपुट मतलब वही जो आपने परचेज करी है और उतना आपको जीएसटी पेबल करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को हर एक दिल का नहीं, वो सॉरी गलती से लिख दिया, हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना होगा। व्यापारी को जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हाउ टू गेट जीएसटी नंबर। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ अ बिजनेस प्लेस, एड्रेस प्रूफ ऑफ अ रेसिडेंस, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और हिंदू अनडिवाइडेड फार्म के लिए HUF के लिए पैन कार्ड और HUF, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड और कार्ता, फोटोग्राफ ऑफ द ओनर, एड्रेस प्रूफ ऑफ अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.government.in को विजिट करें। और जीएसटी की प्राप्ति के लिए कितने दिनों में होती है जीएसटी नंबर की प्राप्ति। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन जब सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया जाए तो तब हमें ARN नंबर मिलता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर की प्राप्ति होती है, जिसकी मदद से हम जीएसटी पोर्टल पर ट्रैक रख सकते हैं। अगर GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की तरफ से कोई डिमांड ना हो तो 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जीएसटी का नंबर जारी कर दिया जाता है। तो आप समझ गए ना, आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर 3 से 4 दिन तक आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं SGST और SCGST। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने ही राज्य में इंट्रा स्टेट किसी व्यापारी को माल भेजता है या किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो इस माल का क्रय या बिक्री है पर माल के ऊपर SGST और CGST लगाया जा सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने राज्य से इंट्रा स्टेट 100 का माल 5% GST की दर पर किसी को भी भेजता है तो वह अपना बिल इस तरह बनाएगा। देखिए, माल का मूल्य हो गया 100 रुपये, तो 100 रुपये में से अगर SGST 2.50 मतलब 5% लगेगा ना, तो SGST का 2.5 CGST का 2.5 तो इज इक्वल टू हो गया 105। अब है IGST। जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में इंट्रा स्टेट किसी व्यापारी को माल भेजता है तो किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदना पड़ता है तो इस माल के क्रय और विक्रय के ऊपर केवल IGST लगाया जाता है। मतलब अगर आप दूसरे राज्य में माल भेज रहे हैं तो आपका IGST लगेगा। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर स्टेट 100 का माल 5% GST की दर से किसी को भेजता है तो वह अपना बिल इस तरह बनाएगा। माल का मूल्य है 100, IGST 5% लगेगा पूरा का पूरा, तो टोटल हो गया 105 रुपये। तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए, मैंने चार्ट बना रखा है इंट्रा स्टेट वर्सेस इंटर स्टेट। तो देखिए, ये GST हो गया इंटर स्टेट और ये इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट में IGST, इंटर स्टेट में CGST और SGST। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनपुट GST और आउटपुट GST में क्या होता है। इनपुट GST वो होता है जो हम माल परचेज करते हैं। जब कोई व्यापारी किसी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन कोई भी टैक्सेबल आइटम या सर्विस को परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट में वह टैक्स पे करता है, तो वो इनपुट GST कहलाता है। आउटपुट GST वो होता है कि जब हम सेल करते हैं, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन किसी भी पर्सन या कंपनी को कोई सेल करता है, टैक्सेबल आइटम या सर्विस सेल करता है, तो इसके अगेंस्ट में जो टैक्स कस्टमर से वसूल करता है उसे आउटपुट GST कहलाता है। मतलब आप समझ गए ना, अगर आप सेल करेंगे तो आप आउटपुट GST लगाएंगे, अगर आप परचेज करेंगे तो इनपुट GST लगाएंगे। तो आउटपुट माइनस इनपुट GST पेवर। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ GST के बारे में।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको TDS के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पूरी तरीके से पता लग सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।